हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी पेडागोगी का डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कशन कर लिए है जिसमें 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। यह आज पार्ट 2 है जिसमें हम आज भी 15 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आपके समक्ष पहला सवाल, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास की कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? तो वाइगोत्स्की ने भाषा प्रयोग, इसकी जो थ्योरी है वो SCL से रिलेटेड। S का मतलब है सोसाइटी, C का मतलब है कल्चर और L का मतलब है लैंग्वेज। तो संज्ञावादी नहीं थे, व्यवहारवादी नहीं थे। व्यवहार और संस्कृति की बात वाइगोत्स्की नहीं करते, ये करते हैं समाज और संस्कृति की बात करते हैं तथा लैंग्वेज की बात करते हैं, भाषा का। तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल 2, भाषा स्तर पर हिंदी का प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे कब? हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय। तो भाषा की मानक वर्तनी का, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्ति का, हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं का, या फिर हिंदी भाषा का सौंदर्य और आचालिकता पर। तो हम जब भी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा अगर हम पढ़ाएंगे तो हम वर्तनी पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियाँ बच्चे नहीं जानते हैं। विभिन्न वाक्य रचनाएं, उन्हें ग्रामर सिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेट होती है बच्चों के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसके सौंदर्य और अचलिकता पर क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो हिंदी भाषा का सौंदर्य और अचलिकता पर सर्वाधिक बल देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल 3, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? अंतर्निहित, मनुष्य के अंदर निहित शक्तियों का भाषा क्षमता का विकास। तो नोम्स्की LAD की बात करते हैं, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि जन्मजात मानव के अंदर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू भाषा अर्जन किया जाता है। पियाजे अंतर्निहित नहीं बोलते हैं, ना ही स्किनर। वाइगोत्स्की बोलते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा सीखी जा सकती है। नोम चोम्स्की जी बोलते हैं कि हमारे अंदर एक LAD होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके थ्रू हम भाषा आसानी से अपने समाज में सीख जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 का A। चलिए नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर, मिडिल स्कूल के लिए तो हम क्या करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होगी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाने के लिए, आपदा प्रबंधन का स्लोगन लिखना, अधूरी कहानी का अंत लिखना, डायरी लिखवाना। इसमें हम कहीं ना कहीं बच्चे को बांध देते हैं। अगर हम उनसे बोलते हैं कि जल संरक्षण पर टिप्पणी लिखो, आपदा प्रबंधन पर एक स्लोगन बनाओ, अधूरी कहानी दिया हुआ रहेगा उस पर हमको पूरा करना है। पर डायरी लेखन में वो क्या होती है कि अपने जितने भी विचार हो उसे व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाषा की पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो क्या भाषा की पुस्तक आकर्षक चित्र से होनी चाहिए, पाठ्यों का उद्देश्यों का चयन होना चाहिए, अभ्यासों की बहुलता होना चाहिए, कागज की गुणवत्ता होना चाहिए। देखिए, कागज की गुणवत्ता पाठ्य वस्तु की विशेषता नहीं है। अभ्यासों की बहुलता तो फिर बोरिंग हो जाएगी अगर ज़्यादा अभ्यास दे दिया जाए पाठ्य वस्तु में। तो
आकर्षक चित्र हमारे लिए अच्छी है पर बिना उद्देश्यपूर्ण। अगर किसी भी पाठ को पढ़ाया जा रहा है तो बिना उद्देश्यपूर्ण अगर वो पाठ हो तो हमारे लिए लाभदायक नहीं होगी भाषा पाठ्य पुस्तक की। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ए गलत है। आकर्षक चित्र होनी चाहिए परंतु भाषा में उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। जितने भी टॉपिक हैं उनका उद्देश्यपूर्ण चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल 6। श्याम अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है। आप क्या करेंगे? आप बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि वो सड़क को सड़क कहते हैं, आपने देखा होगा। तो वो क्या कर रहे हैं कि उनके अंदर उनकी मातृभाषा का प्रभाव दिखे, वो ओवर जनरलाइजेशन कर दे रहे हैं इसके वजह से, तो वो सड़क को सड़क कहते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या बोलते हैं। उसे ड अड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ाने एवं लिखने और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। बी उसे अड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। सी उसे सहजता से अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। डी उसे अड़ वाले शब्दों की सूची बोलकर अभ्यास करने के लिए। आप देखेंगे कि अभ्यास, दोहराव, अभ्यास, ये पेडागोगी में नेगेटिव वर्ड है। तो ये ऑप्शन बार बार उसे लिखकर दोहराने का ऐसा नहीं कहेंगे, दोहराव की बात तो नहीं कहेंगे, और अभ्यास ड वाले शब्दों की सूची बनाकर नहीं, बल्कि उसे क्या कहेंगे कि उसे सहजता के साथ अपनी बातें कहने का प्रोत्साहित करेंगे कि आखिर उसे इस चीज की गलती कैसे हो रही है। चलिए नेक्स्ट। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि शब्दों को अर्थ जानना। क्या हम अगर सभी शब्द के अर्थ जान जाते हैं तो हम भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं? तो ये कतई नहीं होगा। उस भाषा की वाक्य संरचना को जानना, अगर हम जान जाते हैं कि एक वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होते हैं तो क्या हम ऐसे अच्छे वक्ता बन सकते हैं? नहीं। भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, हाँ, क्योंकि जब भी हम अपने भाषा को तरह तरह से सबके सामने रखेंगे तो वो क्या होगी, हमारे भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगी। भाषा का व्याकरण जान के हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि मौखिक भाषा में व्याकरण का उतना ज़्यादा यूज होती है, पर अगर व्याकरण के नियम का अवहेलना भी होती है तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम क्या करेंगे कि उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल 8वां। हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा में समस्त नियमावली को जानेंगे। क्या उनके पाठ्य पुस्तक में जितने भी नियमावली दिए होंगे वो सभी जानेंगे? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जानेंगे? विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग जानेंगे। हाँ, अभी आपने देखा कि भाषा का अधिकार प्राप्त करने का ही मतलब ही होता है कि आप भाषा को तरह तरह जगह पे अपने प्रभावीपूर्ण से लोगों के समक्ष रखें और उससे वो प्रभावित हो। तो ये क्या होगी कि विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तो ये होगी तत्समक प्रधान भाषा का प्रयोग कर सके, ये नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने का मुख्य अंतर क्या है? भाषा एक होता है सीखना और एक होता है अर्जन करना। सीखना क्या होती है कि फॉर्मली होती है। फॉर्मली मतलब कि वो स्कूल में होगी, एक शिक्षक के द्वारा होगी, उसमें नियम होंगे, संरचना होगी। और अर्जन क्या होती है कि इनफॉर्मली होता है, उसमें ना ही शिक्षक की जरूरत होती है, यहाँ खुद स्व हो जाती है, स्व प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हो जाती है। और ये क्या होती है? नियमबद्ध होती है।
तो सीखे, और यहाँ प्राकृतिक परिवेश होती है, या अर्जन में हम परिवेश के माध्यम से सीखते हैं, परंतु हम यहाँ देखेंगे कि एक लैंग्वेज लैब के थ्रू सीखेंगे, हम विद्यालय के थ्रू सीखेंगे, या फिर एक प्रोफेशनल टीचर के माध्यम से सीखेंगे। तो सीखना और अर्जन में मुख्यतः अगर अंतर देखा जाता है तो वो क्या होते हैं, परिवेश का। तो यहाँ देखेंगे भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में मुख्य अंतर क्या है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें नहीं, भाषा में आकलन नहीं, भाषा व्याकरण नहीं, बल्कि क्या, भाषा प्रयोग, वो भाषाई परिवेश। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 10वां, प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है। क्या सबसे कम उपयोगी है। तो चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, ये तो अच्छी बात है। पाठ्य के अंत में दिए गए सवालों का जवाब लिखवाना, किसी घटना का वर्णन करना, नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। देखिए इसमें भी बच्चा अपने खुलकर बातों को व्यक्त करता है, किसी घटना को वो खुल के व्यक्त करता है, वर्णन करता है। चित्र देखकर कहानी करता है, बल्कि उसकी क्या होती है, रचनात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। और यहाँ आप देखेंगे कि बी ऑप्शन में क्या कहते हैं, पाठ के अंदर दिए गए सवालों के जवाब लिखवाना। ये क्या है, सबसे कम प्रभावी है, सबसे कम उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल 11, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। स्वतंत्र राय विकसित बनाने का आत्मविश्वास विकसित कराना है। तो भाषा बोध और साहित्य बोध कराने के लिए कविता और बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध होता है। साहित्य बोध और छंद नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, उसे भाषा का बोध कराएंगे और साहित्य का बोध कराएंगे, जो कि आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल, सतत आकलन का उद्देश्य क्या होती है। सतत मतलब होलिस्टिक की बात होती है। होलिस्टिक परिपूर्ण, बच्चे ने क्या सीखा इसका, या बच्चे कैसे सीखे, बच्चे क्यों नहीं सीखे, बच्चे ने कितना सीखा। देखिए बच्चे ने क्या सीखा, इससे सतत आकलन का कोई मतलब नहीं है। बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, ये डायग्नोसिस टेस्ट का है। बच्चे कितना सीखा, ये भी नहीं। बच्चे कैसे सीखते हैं, जो कि हमारे शिक्षण प्लान बनाने में हमारे महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। तो बच्चे कैसे सीखे, ये सतत आकलन होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल 13वां, भाषा शिक्षण किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। अब देखेंगे कि व्याकरण विधि में व्याकरण पढ़ाई जाती है मातृभाषा के यूज करके। सूत्र विधि में हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट करते हैं, मतलब कर्ता, क्रिया और कर्म देखते हैं। अनुवाद विधि में हम तो बिना मातृभाषा का प्रयोग बिना तो पढ़ा ही नहीं सकते। हम प्रत्यक्ष विधि में देखते हैं कि जो भी भाषा, लक्ष्य भाषा के अलावा वहाँ किसी भाषा का कोई प्रयोग नहीं होती, बल्कि मातृभाषा के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका 13 का ए। चलिए नेक्स्ट 14, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है। पूरक पाठ्य पुस्तक, होल पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या है, गंभीर साहित्य पढ़ाना, बलपूर्वक पढ़ाना, अतिरिक्त गृह कार्य देना, या वाचन अभ्यास करना। देखिए अतिरिक्त गृह कार्य देना पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं होता। बलपूर्वक पढ़ाना, किसी को बलपूर्वक पढ़ाना, ये भी पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य नहीं होता। गंभीर साहित्य पढ़ाना, ये भी नहीं, बल्कि उनका क्या होगी कि अल्टीमेट होगी कि उनके वाचन अभ्यास कराए जाए, जिससे वह अपने भाषा में प्रखर हो सके। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल 15, लिखना। लिखना एक तरह का बातचीत है।
क्या आपको लगता है कि लिखना एक बातचीत है? नहीं। यह यांत्रिक है, यांत्रिक है, ये मशीन है लिखना? नहीं। ये अत्यंत जटिल कौशल है? ये भी नहीं। पढ़ना के बाद सीखा जाता है? हाँ। पढ़ने के बाद सीखा जाता है तो हाँ, क्योंकि आप देखते हैं LSRW, देखते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और एक है सुबोपली, मतलब क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिखना किसी भी भाषा का अंतिम चरण होता है। जब भी बालक अच्छी तरह से अपने बातों को लिखकर मौद्रिक रूप में अभिव्यक्त करता है तो वो क्या होता है कि वो भाषा सीख लेता है। तो यहाँ हो गया कि लिखना क्या है? पढ़ने के बाद। आप देख रहे हैं कि पढ़ने के बाद ही आते हैं लिखना क्रम। तो यहाँ पढ़ने के बाद सीखा जाता है लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी 15 आउट ऑफ कितना नंबर आए। You are amazing. Keep learning, keep growing. Thank you.